और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलाल आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी, सर्च ऑपरेशन जारी। कॉलेज के स्टाफ को व्हाट्सएप के जरिए मिली थी धमकी। सभी छात्रों को निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। रामलाल आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस जानकारी के सामने आते ही कॉलेज में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पसर गया। कॉलेज के स्टाफ को व्हाट्सएप के जरिए धमकी मिली थी। मिला है लगभग 9 बजे के आसपास कॉल आया है जब हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, और वहाँ पे एक दीपक सर हैं एडमिन ब्लॉक में, उनके पास कॉल आया है कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। किसी संगठन का नाम नहीं बताया गया है, और वहाँ पर ऐसा दर्शाया गया है कि आपके कॉलेज में बॉम्ब हमने इम्प्लांट किया है। इस बात की कोई पुष्टि हुई नहीं थी, लेकिन कॉलेज ने, प्रशासन ने स्फूर्ति दिखाते हुए, अलर्टनेस दिखाते हुए सबसे पहले दिल्ली पुलिस को कॉन्टैक्ट किया, बॉम्ब स्क्वाड को कॉन्टैक्ट किया, फायर स्टेशन हमारा भी अंदर गया है। तो बच्चों की सुरक्षा और किस प्रकार से कैंपस को सेफ बनाया जा सके, इस चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान है। लेकिन ऐसी जो समस्याएं हैं कि बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया गया है, धमकियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाती हैं ना केवल संस्था की, दिल्ली की, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा पर। किस प्रकार से जो आज के युवा हैं, जो कर्णधार हैं, देश के राष्ट्र के कर्णधार हैं, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए सरकार को कोई मैकेनिज्म डेवलप। जो डेली की तरह थी वो क्लासेस चल रही थी, लेकिन जैसे ये खबर आई तो मतलब पूरे स्टाफ ने जो है, वो कॉलेज का स्टाफ हो, उसने कोऑपरेट किया चीज़ों को, और बच्चों तक ये खबर पहुँचाई गई कि वो जल्द से जल्द कॉलेज को जो है, मतलब कॉलेज को इवैक्यूएट कर दे, बाहर निकल जाएँ कॉलेज से। उसमें जो है दिल्ली पुलिस की जो प्रशासन ने भी मतलब जो है साथ दिखाया पूरा, और लगभग जो है 8 से 10 पुलिसकर्मी जो थे वो आ गए थे अंदर, और उन्होंने मतलब जो है अच्छे तरीके से सारे बच्चों को बाहर निकाला, क्योंकि जो मेन प्राथमिकता थी वो बच्चों की सुरक्षा ही थी। बच्चों में भी डर का जो माहौल था, वो जैसे ही मतलब अचानक से एक खबर सुनी कि मतलब बम वाली, तो बच्चे भी मतलब घबरा गए थे। तो इसी घबराहट को देखते हुए मतलब जो है बच्चों को भी समझाया गया चीज़ों को। बहुत से बच्चों का कंसर्न ये था कि मतलब क्लासेस वगैरह का, तो क्लासेस भी जो है मतलब जैसा कि भैया ने बताया कि क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी, तो बच्चों को यही बताया गया है कि अभी भी क्लासेस सस्पेंड हैं, तो मेन बच्चों की सुरक्षा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रशासन ने कदम लिया है उसको हमें मतलब सबको सहयोग करना चाहिए, और इसीलिए। पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, रामलाल आनंद कॉलेज में जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी सामने आई थी व्हाट्सएप के जरिए, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो जो धमकी भरी कॉल है वो काफी आ रही है, और अभी आज जो नया मामला आया है रामलाल आनंद कॉलेज का, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, जिसमें आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे एक कॉलेज के स्टाफ से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, जिसमें बम से उड़ाने के लिए धमकी वो दी गई थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज करने वाला जो शख्स है वो अपने आप से पाकिस्तान से बता रहा था, जिसके बाद तुरंत जो स्टाफ है उसने कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिस बात कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। पुलिस को भी किया गया, पुलिस तमाम जो टीम है ये मौके पर पहुंची, और हालांकि जरूर ये कहा जा सकता है कि जैसे लोगों में ये संदेश पहुंचा कि कॉलेज में बम की धमकी मिली है, तो जो छात्र हैं उनके अंदर डर का माहौल बन गया। अपनी मस्ते जैसे पुलिस टीम पहुंची तो धीरे धीरे करके जो तमाम जो छात्र हैं उन्हें बाहर निकाला गया। जिस समय ये मैसेज आया उस समय जो कॉलेज में जो क्लासेज है वो चल रही थी, तो इस मैसेज के बाद तमाम जो क्लासेज है इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल अभी तक की जांच में कॉलेज प्रशासन से भी शासन नेटवर्क तमाम जो टीम है वो लगातार जांच करे, लेकिन कॉलेज में किसी भी जगह से ऐसी कोई भी चीज फिलहाल सामने नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी तक जिस तरह से आपने बताया कि जांच में अभी तक कुछ भी मिला नहीं है, सुरक्षा को लेकर फिलहाल क्या कुछ इंतजाम है, और इसके अलावा स्टाफ और बच्चों की इस समय क्या हालत है? अभी जो सुरक्षा को लेकर के चिंता अगर हम बात करें, तमाम जो छात्रों को कॉलेज से बाहर किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, और सभी जो क्लासेस है वो सस्पेंड कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो तलाशी अभियान है वो लगातार अभी भी जारी है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी अभी तक जो सामने आया कि कहीं ना कहीं जो धमकी दी गई थी, ये होप कॉल इसे कहा जा सकता है कि फर्जी जो मैसेज था वो कहा जा सकता है, लेकिन लगातार जो जांच है वो जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली है तो एक बड़ा संदिग्ध मामला हो जाता है। तो जो जांच एजेंसी वो लगातार छानबीन कर रही है, और अभी तक कुछ भी ऐसा कह पाना शायद जल्दबाजी। जी अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बुधवार को जेल जाते समय एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धनंजय सिंह ने कहा है कि केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट की फैसला सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील करूंगा। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। केवल हमको चुनाव से रोकने के तो जेल जाते समय धनंजय सिंह का यह बयान सामने आया है, जहां साफ तौर पर धनंजय सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि केवल चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। इसके साथ ही साथ एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात भी की है। धनंजय सिंह और उनके एक साथी दोनों ने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि हाईकोर्ट में इस बात को लेकर अपील करेंगे। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट में अपील कितनी जल्दी सामने आती है, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल 7 साल की सजा और 1.5 लाख के मुचलके के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज में पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की फोटो से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां सपा नेता संदीप यादव ने मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि सोशल साइट एक्स पर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल की फोटो को अतीक और अशरफ की कब्र बताया गया और अखिलेश यादव और डिंपल यादव को अतीक और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए फोटो शेयर करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद सपा नेता ने एक्स हैंडलर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। करने के लिए आज आगरा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, असीम अरुण जी, अनूप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मुन्नूलाल कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी का प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो भारत जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह आर्य कह रहे थे, भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भाइयों बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मोदी जी सांसद बने काशी से, उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है। और आज वहां का परिणाम क्या है? आज वहां पे लाल सिंह आर्य कह रहे थे शिलान्यास नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा को
लोकार्पण कर दिया है, मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है। पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी, वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। तो आप सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर के से। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश। अवैध मदरसों की एसआईटी ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कर सकता है कार्रवाई। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कर सकता है कार्रवाई। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों का हुआ निर्माण। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अवैध मदरसों की एसआईटी ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों का हुआ निर्माण। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कर सकता है कार्रवाई। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। खबर नोएडा से है, जहां एसबीआई बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला के लॉकर में लाखों के गहने रखे हुए थे, लेकिन जब महिला ने लॉकर खोला तो लॉकर खाली मिला, जिसके बाद महिला ने मैनेजर के साथ 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। तभी पुलिस महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महिला के लॉकर से लाखों के गहने चोरी। एसबीआई बैंक की यह घटना, मैनेजर के साथ 3 के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।